मैं एक बीमार आदमी हूं। मैं एक घटिया आदमी हूं। मैं एक बदशक्ल आदमी हूं। मैं लोगों से नफरत करता हूं। मेरा जिगर खराब है। पता नहीं क्या बीमारी है, लेकिन मैं डॉक्टर्स के पास नहीं जाता हूं। मुझे डॉक्टर से भी नफरत है। मैं मेडिकल के प्रोफेशन की इज्जत करता हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं हूं, लेकिन बस मैं अपनी नफरत में डॉक्टर्स के पास नहीं जाता हूं। पता नहीं मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं कि मैं क्यों डॉक्टर्स के पास नहीं जाता हूं। क्यों मैं डॉक्टर से नफरत करता हूं। और इसमें किसका नुकसान हो रहा है? मेरा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा ही जिगर खराब है। होने दो। मैं 20 साल से ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा हूं। अब मैं 40 साल का हो गया हूं। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था। मैं लोगों को बहुत तंग करता था। जो लोग मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आते थे, मैं बस कोई ना कोई वजह ढूंढता था कि किसी तरह से इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दूं। मैं कोशिश करता था कि मैं उन लोगों को इरिटेट करूं, और जब वो लोग इरिटेट होते थे, उनको गुस्सा आता था, तो मुझे इसमें बहुत मजा आता था। मैं रिश्वत नहीं लेता था, ब्राइब नहीं लेता था। तो फिर मैं ये करता था कि मैं उनको तंग करता था कि चलो मैं ब्राइब नहीं लूंगा तो तुम्हें तंग करूंगा। मुझे उनको तंग करने में बहुत मजा आता था। और ज्यादातर लोग जो मेरे पास अपनी एप्लीकेशंस लेकर आते थे, वो बेचारे डरपोक किस्म के लोग होते थे। शायद मैं आप लोगों से झूठ बोल रहा था अभी कि मैं लोगों से नफरत करता था। ऐसा नहीं है, मैं लोगों से नफरत कर ही नहीं सकता हूं। यानी मेरा जो कॉन्शियसनेस है, जो मेरा शऊर है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे नफरत नहीं करने देते। और वो एलिमेंट्स मेरे अंदर हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं और बाहर निकलने के लिए चैनल ढूंढते हैं। और उन मुतजाद डिफरेंट एलिमेंट्स ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। मुझे लगता है कि मैं बीमार हूं। आप लोग समझ रहे होंगे शायद कि मैं आप लोगों से कोई अपने किसी पुरानी डीड की, किसी काम की को सॉरी करूंगा, मैं कोई शर्मिंदा होऊंगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप मेरे बारे में जो भी सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यानी इतना नाकाम आदमी हूं कि मैं नफरत भी नहीं कर सकता हूं। यानी मैं तो अच्छा नफरत करने वाला भी नहीं बन सका। मैं कुछ भी नहीं बन सका। ना मैं सच्चा आदमी बन सका, ना मैं घटिया आदमी बन सका, ना मैं एक काइंड किस्म का रहमदिल इंसान बन सका, ना मैं हीरो बन सका, बल्कि मैं तो कोई कीड़ा भी नहीं बन सका। बस अब मैं एक कोने में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं और अपने आप को ये झूठ बोलकर खुश कर लेता हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, और जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो बेसिकली फूल होते हैं। वो स्टूपिड किस्म के लोग होते हैं जो जिंदगी में तरक्की करते हैं। हाँ, मतलब आज के इस दौर में 19th सेंचुरी में जो लोग मॉरली कैरेक्टरलेस होते हैं ना, वही जिंदगी में एक्टिव होते हैं और वही जिंदगी में कुछ बन के दिखाते हैं। जिन लोगों में कॉन्शियस होता है, बहुत एक्यूट कॉन्शियस, शदीद शऊर होता है, कॉन्शियसनेस होती है, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुछ नहीं बन पाते। ये मैंने 40 सालों में ये सीखा है। 40 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है। 40 साल एक पूरी जिंदगी होती है। यानी 40 साल से ऊपर जिंदगी जीना तो बदतमीजी है। यानी अगर आप 40 साल से ऊपर के हो गए हैं और जिंदा हैं, तो ये तो एक बदतमीजी है। कौन जीता है 40 साल से ऊपर? 40 साल से ऊपर तो जाहिल लोग जीते हैं। मैं तो सब बूढ़ों को यही बोलता हूं। मतलब मैं खुद चाहता हूं कि मैं 60, 70, 80 साल तक जीऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि 40 साल से ऊपर जिंदगी गुजारना, जिंदगी जीना एक बदतमीजी है। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब किया करता था, और जॉब मैं सिर्फ इसलिए करता था कि मैं खाना खा सकूं, बिल्स के पैसे पे कर सकूं। जैसे ही मेरा एक जानने वाला था, जब वो मरा और उसकी मुझे इनहेरिटेंस मिली, तो मैंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली और मैं इस कोने में आकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दी। मैं पहले भी इसी कोने में जीता था, लेकिन अब जरा सेटल डाउन हो गया हूं, क्योंकि अब मुझे कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती ना। मेरा कमरा बहुत ही गंदा है, छोटा सा है, मैला सा है, और एक बूढ़ी सी नौकरानी है जो मेरा काम करती है। बहुत ही जाहिल है, गांव की रहने वाली है। मैं पीटर्सबर्ग में रहता हूं, सेंट पीटर्सबर्ग में। और मेरी जो नौकरानी है, उसमें से हर वक्त बदबू आती रहती है, जाहिलों वाली बदबू।
अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कीड़ा क्यों नहीं बन सका। ये बहुत ज्यादा एहसास होना, शऊर होना, कॉन्शियसनेस बहुत अक्यूट होना, ये एक बीमारी है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इतना ज्यादा कॉन्शियस होना जरूरी नहीं है। यानी जिनके पास मेरे से आधी कॉन्शियसनेस है या मेरे से क्वार्टर शऊर है, एहसास है, वो लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग खुश जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। यानी जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ अचीव किया है, जो एक्टिव होते हैं, जो फैसले कर सकते हैं, मैं उन लोगों से नफरत में ये बातें नहीं कर रहा हूं। आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, वो वाकई में कम कॉन्शियसनेस रखने वाले लोग होते हैं। वो बहुत थोड़ी सी बातें करके अपने दिमाग को एक्शन के लिए आमादा कर लेते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे अपनी बीमारी पे कोई फख्र है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अपनी बीमारियों पर फख्र होता है, या शायद मुझे भी हो। लेकिन मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि जिन लोगों में बहुत एक्यूट कॉन्शियसनेस होती है वो बीमार होते हैं। जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है कि मैं जिंदगी की खूबसूरती को एंजॉय कर सकूं, उसकी बारीकियों को एंजॉय कर सकूं, मैं उसी वक्त कोई उल्टी सीधी चीज कर देता हूं, कुछ गलती कर देता हूं, अजीब सी फीलिंग्स मुझे होने लगती हैं और मैं सारा बना बनाया काम बिगाड़ देता हूं। यानी मैं जानकर ये सब नहीं करता हूं, ये हो जाता है मुझसे क्योंकि मेरे अंदर शऊर बहुत ज्यादा है, एहसास बहुत ज्यादा है, कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा, मैं प्रोग्राम भी इसी तरह से हूं। अब मैंने अपनी इस बीमारी से लड़ना भी छोड़ दिया है। अब मैं समझता हूं कि ये मेरी एक नॉर्मल कंडीशन है, मैं ऐसे ही प्रोग्राम लूं। शुरू शुरू में मुझे अजीब सा लगता था कि यार दूसरे लोग मेरी तरह के नहीं होते, बल्कि अब तो मुझे इस तरह की हरकतें करके मजा आता है। जब मैं शाम को घर आता हूं और मुझे ये पता होता है कि आज मैंने कुछ लोगों को तंग किया, वो लोग जो एप्लीकेशंस लेकर आए थे, जो समझ रहे थे कि आज उनका काम बन जाएगा, मैंने उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया और ये काम तो अब मैं रिवर्स नहीं कर सकता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ लोगों को तंग करके आया हूं। मैं अब इसको एंजॉय करता हूं। अब मुझे नहीं पता कि क्या दूसरे लोगों को भी ऐसी ही इंजॉयमेंट फील होती है, क्या वो लोग भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। यानी मुझे ये पता है कि मैं एक घटिया इंसान बनता जा रहा हूं और अब यहां से और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता हूं। अब बदलूंगा भी तो क्या, मैं ऐसा ही हो गया हूं। मेरे अंदर बहुत ज्यादा शऊर है और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है और ये ओवर कॉन्शियस होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ओवर कॉन्शियस होना तो एक फंडामेंटल लॉ है, मतलब जिस मेरी नेचर में है, मैं इस नेचर को बदल नहीं सकता। क्या मैं नेचर से लड़ाई लड़ूं? यानी जो भी बंदा ओवर कॉन्शियस होता है वो इसी तरह का घटिया होता है, उसका कसूर नहीं होता। यानी मेरे अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं अपनी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि अगर इन मौकों पर मुझे कोई सामने वाला शख्स थप्पड़ मार दे तो शायद मुझे अच्छा लगे, मुझे इसमें मजा आए। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा शऊर रखते हैं, बहुत ज्यादा एहसास रखते हैं, बहुत एक्यूट कॉन्शियसनेस रखते हैं, वो लोग जब एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि जहां उनको पता चलता है कि उनका कसूर नहीं है, एक होपलेसनेस वाली सिचुएशन है, तो वो इस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। यानी कि मैं प्रोग्राम ही ऐसा हूं, यानी कि किसी का कसूर नहीं होता, सिर्फ मेरा ही कसूर होता है। यानी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी नेचर है, मेरे अंदर एहसास बहुत ज्यादा है। आपको एक बात बताऊं कि मैं बहुत तेज आदमी हूं। यानी मैं इतना तेज हूं, मैं इतना क्लेवर हूं कि कभी कभी मुझे शर्म आती है कि मैं इतना तेज क्यों हूं। मैं लोगों की आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता हूं, मैं इतना तेज हूं। यानी मैं क्या करूं, जिन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा मैं क्या करूं, उन लोगों को माफ कर दूं? माफ करने से क्या होगा भाई? वो लोग भी तो अपनी नेचर की वजह से ये सब कर रहे हैं ना, उनके अंदर भी तो, जैसे मेरे अंदर कॉन्शियसनेस ज्यादा है, हो सकता है उनके अंदर गुस्सा ज्यादा हो।
तो ये तो उनका नेचर है। मैं किसको माफ कर दूं और किससे बदला लूं? यानी उन नेचर को माफ कर दूं? नेचर मेरे से पूछ के थोड़ी कोई चीज करता है। और अगर उन्होंने अपनी नेचर की वजह से ये किया, जान के नहीं भी किया, तो भी मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। मैं क्या करूं? इन लोगों से बदला लूं? बदला मैं ले नहीं सकता हूं। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे कॉन्शियसनेस में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे बदला लेने पर मजबूर नहीं करते। मैं अपने दिमाग को तैयार नहीं कर सकता हूं बदला लेने के लिए। लोग कैसे बदला लेते हैं? क्या वो अपने ऊपर एक कैफियत तारी कर लेते हैं जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उन्होंने बदला लेना है और उसके अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और उनके सामने अगर कोई दीवार आ भी जाए तो वो उस दीवार को भी तोड़ देते हैं और फिर भी बदला लेते हैं? यानी इनके लिए वो दीवार कुछ नहीं होती। मगर मेरे जैसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दीवार एक सहारा होती है। हम उस दीवार को ढूंढ रहे होते हैं, वो दीवार एक बहाना बन जाती है और हम पीछे हट जाते हैं। और इस तरह के लोग जो बदला लेते हैं, जो दीवार को तोड़ के आगे बढ़ते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। काश मैं भी उन्हीं की तरह का एक नॉर्मल आदमी होता। नॉर्मल लोग स्टूपिड होते हैं, मैं बहुत क्लेवर आदमी हूं। मेरे तरह के लोग जो बहुत ज्यादा शऊर रखते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो चूहे होते हैं। वो नॉर्मल लोगों के आगे अपने आप को एक चूहा समझते हैं और अपनी मर्जी से समझते हैं। चले मैं आपको इस चूहे के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि किसी एक चूहे की कोई बेइज्जती हो गई है और वो बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा है और वो बदला लेना चाहता है और उसके अंदर बहुत नफरत जमा हो गई है। लेकिन जब वो चूहा बदला लेने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचें आना शुरू हो जाती हैं, फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और जो ये एक्टिव लोग होते हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, वो लोग उसके मुंह पे थूकते हैं कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम एक चूहे हो और जाओ अपने बिल में जाके वापस जाके छुप जाओ। और वो चूहा फिर से अपने सड़े गले अंडरग्राउंड वाले घर में जाके रहने लग जाता है। वो 40 साल तक अपनी बेइज्जती महसूस करता रहता है, उसको वो वाकया याद आता रहता है, उसको उस वाकये की एक एक डिटेल याद होती है, बल्कि वो अपनी शऊर की वजह से, अपने कॉन्शियसनेस की वजह से उस इवेंट में और डिटेल्स ऐड करता रहता है जो हुई भी नहीं थी, और उनके बारे में सोचता रहता है, यहां तक कि वो असली डिटेल्स और जो उसने ऐड की होती है वो डिटेल्स दोनों को सही समझना शुरू कर देता है और उस वाकये को याद करके अपनी बेइज्जती को फील करता रहता है, लेकिन बदला नहीं लेता है। और वो मरते दम तक उसको ये पूरा वाकया याद रहता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं, जिनके साथ ये वाकयात होते हैं, जिनमें ये शऊर बहुत ज्यादा होता है, वो इस होपलेसनेस को एंजॉय करते हैं। ये बात हर इंसान की समझ में नहीं आएगी। ये बात सिर्फ उसको समझ में आ सकती है जिसने कभी थप्पड़ खाए हों। तो आप लोग ये अब समझ रहे होंगे कि शायद मैंने बहुत थप्पड़ खाए। मैंने नहीं खाए थप्पड़, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी में ज्यादा लोगों को थप्पड़ मारने चाहिए थे जो मैंने नहीं मारे। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नर्व्स रखते हैं ना, वो लोग जिंदगी की बारीकियों को एंजॉय नहीं कर सकते। यानी ये भी तो एक कुदरत का लॉ ऑफ नेचर है ना। यानी मैं बहुत ज्यादा शऊर रखता हूं, मैं बारीकियों को, माइन्यूट डिटेल्स को, रिफाइनमेंट्स को एंजॉय कर सकता हूं। ये जो फाइन डिटेल्स होती हैं जिंदगी की, उनको अप्रिशिएट कर सकता हूं। ये होपलेसनेस की, ये बेचारगी का जो मजा है, ये मैं ही हासिल कर सकता हूं। बहुत ज्यादा एक्टिव वाले लोग जो होते हैं ना, जो डिसीजन मेकर टाइप के लोग होते हैं, वो ये चीजें एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 1 मिनट के लिए ये रोकता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की का अजीम नॉवेल, और उसके 3-4 चैप्टर मैंने अभी तक पढ़े। मैं आगे और भी पढ़ता हूं। यहां पर सिर्फ आप लोगों को यह बताना था कि बेसिकली डॉस्टोयेव्स्की हमें यह समझा रहा है कि जो एक पुरानी बहस है ना फिलॉसफी की, फ्री विल और डिटर्मिनेशन, यानी यूरोप से उस जमाने में जो एथीज्म रशिया की तरफ आ रहा था,
तो ये जो एथियस्ट किस्म के फिलोसोफर्स होते हैं ये कहते हैं कि इंसान के अंदर फ्री विल नहीं है या इतनी ज्यादा नहीं है, यानी हर चीज पहले से प्रोग्राम्ड है, आपकी जिंदगी डिटरमिन्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी ये फलसफे का पुराना मसला है। और जो रिलीजियस लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, जो मजहबी लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, इंसान के पास फ्री विल है, बहुत हद तक है। आपके पास जब भी लाइफ में डिसीजन मेकिंग होती है तो एक सही रास्ता होता है, गलत रास्ता होता है, और इट्स अप टू यू के विच रूट यू चूज। और अगर आप सही डिसीजन लेंगे आप जन्नत में जाएंगे, आप गलत डिसीजन लेंगे तो आप दोजख में जाएंगे। तो जो रिलीजियस लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपके पास फ्री विल है, आप राइट और रॉन्ग के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो इस तरफ के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं आपके पास फ्री विल नहीं है, बल्कि अब तो कॉग्निटिव साइंसेस ये भी कहती हैं कि मैटर पहले मूव करता है, यानी ब्रेन में सेल्स पहले मूव करते हैं, बाद में आप डिसीजन लेते हैं। तो अभी उस तरह से प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये 19वीं सदी में डॉस्टोयेव्स्की 1860 में लिख रहा है कि यार मतलब आपने हर चीज लॉज ऑफ नेचर पे डाल दी। तो ये फ्री विल और डिटर्मिनेशन पे अब तक यानी बहस हो रही है। बल्कि वो क्रिस्टोफर हिचन्स का एक बड़ी मशहूर लाइन है, वो याद आ गई। वो बोलता है कि यस आई हैव फ्री विल, आई हैव नो चॉइस बट टू हैव इट। आई हैव फ्री विल बट आई हैव नो चॉइस बट टू हैव इट। बहुत बड़ा इतिहास था। अच्छा, अब दोबारा से ये नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड। वो बोलता है जैसे ही वो लोग आपको ये बताएंगे कि आप बंदर की औलाद हैं, यानी ये वो डार्विन के ऊपर बात कर रहा है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हर चीज को ऑन द फेस मान लें, अपने नसीब को मान लें, और प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 2 + 2 4 होते हैं, वैसे ही इंसान का नेचर होता है। यानी आप नेचर को आपसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेचर तो नेचर है। कुछ लोग बदला ले सकते हैं, कुछ लोग बदला नहीं ले सकते हैं, ये नेचर है। और जो बदला नहीं ले सकते हैं वो अपने अंदर नफरत जमा करते रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर जो इतनी नफरत जमा हो गई थी, अब वो नफरत मैं किसके खिलाफ उसका इजहार करूं? मैं किससे नफरत करता हूं? जिसने मुझे थप्पड़ मारा वो तो लॉज ऑफ नेचर की वजह से मारा ना, तो क्या मैं लॉ ऑफ नेचर से नफरत करता हूं? यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे नफरत करूं। यानी अब मैं किसी से नफरत भी नहीं कर सकता। यानी जैसे 2 + 2 4 होते हैं, वैसे ही सबकी नेचर होती है। मैं आपको एक दफा फिर बता रहा हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मैन ऑफ एक्शन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टूपिड होते हैं। वो लोग बहुत जल्दी अपने दिमाग को राजी कर लेते हैं एक्शन लेने के लिए। उनके माइंड में बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं आते हैं। मेरे दिमाग में हर वक्त डाउट्स आते रहते हैं, फीलिंग्स आती रहती हैं, सोचें आती रहती हैं, और मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो लोग बदला लेते हैं वो ये समझते हैं कि वो इंसाफ कर रहे हैं, और मैं बदला नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं बदला लूंगा भी तो इंसाफ की वजह से नहीं लूंगा, मैं नफरत की वजह से बदला लूंगा। मेरे अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग है और वो है नफरत, और वो कभी कभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि मेरे सारे डाउट्स खत्म कर देती है। मैं जस्टिस की वजह से किसी से बदला लेने का नहीं सोचता हूं। और मैं क्या करूं, यहां तो हर चीज लॉज ऑफ नेचर पे चल रही है, यानी किसी का कसूर ही नहीं है। सब चीजें साइंस की वजह से हो रही हैं। यानी कि फिर सिर्फ मैं ही रह गया हूं। अब क्या मैं अपने आप से ही नफरत करूं कि मेरी नेचर ऐसी क्यों है? मैं अपने आप को ही गालियां दूं, सब कसूर मेरा ही है। यानी अब तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बातें ही कर सकता हूं। अगर मैंने अपनी जिंदगी लेजीनेस की वजह से तबाह की होती ना, तो मुझे फिर भी अपने ऊपर फख्र होता कि चलो मेरे अंदर लेजीनेस वाली एक क्वालिटी तो है। मेरी नजरों में मेरी कोई इज्जत होती, मैं खुशी से मर सकता कि चलो एक क्वालिटी तो लेके मरा, लोग मेरी इज्जत करते, मैं आसान जिंदगी गुजारता। मेरा भी मोटा सा पेट होता और डबल चिन होती, लोग मुझे देखते रह जाते। यानी ये हम लोगों को किसने सिखा दिया है कि इंसान बुरे काम इसलिए करता है कि वो अपने इंटरेस्ट को सही से नहीं समझता। यानी अगर इंसान की आंख खुल जाए और वो अपने इंटरेस्ट को समझने लग जाए तो वो कोई गलत काम नहीं करेगा।
तारीख में हजारों दफा ऐसा हुआ है कि इंसान ने अपने इंटरेस्ट को जानते बूझते हुए अपनी मर्जी से उस दूसरों को उस पर फौकियत दी है, और इंसान ने अपनी मर्जी से अपने आप को डेंजरस सिचुएशंस में डाला है, अपनी एडवांटेज के खिलाफ काम किया है। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि इंसान का एडवांटेज किस में है और इंटरेस्ट किस में है और इंसान को क्या करना चाहिए? एक साइड नोट आपको और बता दूं, यहां पर ये जो ब्रिटिश यूटिलिटेरियनिज्म थी ना, उस पर डॉस्टोवेस्की डिग कर रहा है कि ये उन लोगों का फिलॉसफी है ना, ये यूटिलिटेरियनिज्म, यानी वो करो जिसमें ज्यादातर लोगों की अच्छाई है। ये एक बहुत बड़ा फलसफा है, इस पे पूरा प्रोटेस्टेंट यूरोप इस फिलॉसफी पे चलता है। ये जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये बहुत मशहूर फिलोसोफर्स थे, इनको हैप्पी फिलोसोफर्स कहते हैं। इन्होंने ये, यानी जब मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चंस आए ना कि क्या करें, यानी कि अगर चलो ठीक है मजहब को साइड पे कर दें, अब हम मोरालिटी कैसे, क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो उन लोगों ने ये फलसफा दिया कि वो करो जिसमें ज्यादातर लोगों का फायदा है। और डोस्टोवेस्की तो एक ईसाई आदमी था, मजहबी आदमी था, ये उनको सिखा रहा है कि भाई कैसे फायदा कैसे नापते हैं, मतलब आपको और जरूरी नहीं है इंसान अपने फायदे में, बहुत जगहों पे इंसान अपनी कुर्बानी देता है, दूसरे के लिए काम करता है, इमोशंस भी तो है, फीलिंग्स भी तो है, सिर्फ फायदा आपके ख्याल से पैसा, फायदा, फ्रीडम, ये चीजें, तो ये उस पर डिग कर रहा है। तुम लोग मैथ्स के फॉर्मूले इस्तेमाल करके इंसानों को कैलकुलेट करके बताओगे कि फायदा किसमें है। तुम लोग समझते हो कि इंसान का एडवांटेज दौलत में, फ्रीडम में है, और अगर कोई इसके अलावा सोचता है तो पागल है। और तुम इस तरह के ये एडवांटेज वाली थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए उल्टे सीधे बहाने बनाते हो और लॉजिक यूज करते हो। अच्छा, यहां पर एक और साइड नोट दे दूं आपको, क्योंकि ये ब्रिटिश यूटिलिटेरियंस के खिलाफ बात हो रही है ना। असल में देखिए, मैंने सोचा था कि आज की वीडियो में बहुत ज्यादा साइड नोट्स नहीं दूंगा, लोग कहते हैं कि मैं टॉपिक से हट जाता हूं, लेकिन भाई अब एक बात, अब अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी ना बात। सिर्फ बुक पढ़ना तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, उनका नाम था फ्रांसिस बेकन। वैसे तो 2 नंबर आदमी थे, लेकिन ये कि उन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया। ये जब इंग्लैंड में स्कॉलिस्टिक यानी मदरसों से जान छूटना शुरू हुई ना, और तालीम जरा सेक्युलर होना शुरू हुई, इंग्लैंड में आसानियां हो गई थी, क्योंकि इंग्लैंड चर्च से निकल गया था और उसने प्रोटेस्टेंट कल्ट को भी अडॉप्ट नहीं किया था, यानी कैल्विनिज्म को उस तरह से अडॉप्ट नहीं, इंडिपेंडेंट था। तो यहां पे आजादियां आना शुरू हुई इंग्लैंड में। तो फ्रांसिस बेकन ने, यानी उनको यह बताया कि अगर आप साइंस में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको लॉजिक से निकलना होगा। यानी ये जो अरस्तु की लॉजिक है, एरिस्टोटल की जो लॉजिक है, भाई इससे जान छुड़ाओ। मतलब उसकी लॉजिक बहुत जबरदस्त, उसने जो डायलेक्टिक मेथड यूज करके, उसके बाद सिलोजिज्म्स वगैरह जो उसने दिए, वो अजीम काम है अरस्तु का लॉजिक। पहली दफा किसी आदमी ने वो काम करके दुनिया को दिया, वो काम अजीम है। लेकिन फ्रांसिस बेकन ने कहा भाई साइंस लॉजिक से नहीं हो सकती, साइंस के लिए आपको प्रैक्टिकल करना होगा। यानी अगर आपको मालूम करना है कि पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है, तो आप बॉयल करके देख लें, आप सिलोजिज्म ना लगाएं, आप डिडक्टिव रीजनिंग ना लगाएं, आप इंडक्टिव रीजनिंग लगाएं, आप डेटा जमा करें। इसको बोलते हैं एम्पिरिकल साइंसेस, यानी हिस्टोरिकल डेटा लें, ऑब्जर्व करें, प्रैक्टिकल सेंटर्स खुल गए, साइंस एकदम से तरक्की करने लग गई। जैसे ही अरस्तु से जान छूटी, यानी पहले क्या करते थे कि लॉजिक पर, अबे भाई लॉजिक पे थोड़ी साइंस होगी, लॉजिक पे तो दूसरी चीजें करो ना, साइंस तो प्रैक्टिकल पे होगी। तो और अरस्तु से बाहर निकलने नहीं देते थे ये मदरसा, ये जो चर्च था, ये तो कहता था अरस्तु इनफेलेबल है भाई, अरस्तु की बात के खिलाफ बात करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो इंग्लैंड में आसानियां हो गई थी, तो ये उनको उन्हीं के डायलॉग में मार रहा है कि तुम लोग क्या लॉजिक यूज कर रहे हो यार। यानी इंसान को अपने सेंसेस यूज करो, सेंसेस को छोड़ के लॉजिक पे लगे हुए हो कि इसमें फायदा है, उसमें फायदा है। फिर यह कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिविलाइजेशन ने हमें सॉफ्ट कर दिया है, ये वो रूसो पे डिग कर रहा है। अपने इर्द गिर्द देखो यार कितना खून बह रहा है। अच्छा, उसी जमाने में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, रशियन रेवोल्यूशन आया था, तो वो कह रहा है कि कितना खून बह रहा है, कौन सा इंसान सॉफ्ट हो गया। यानी पहले इंसान, अब ये लिख रहा है कि पहले इंसान जब लड़ते थे, खून बहाते थे,
तो उनको लगता था कि वो लोग इंसाफ के लिए ये सब काम कर रहे हैं, और अब तो तुम लोगों ने हर चीज मैकेनिकल कर दी, तो ये खून किस लिए बह रहा है? यानी अब किसका कसूर है? आप कहते हैं कि साइंस कहती है कि इंसान जो भी करता है वो अपनी फ्री विल की वजह से नहीं करता, बल्कि लॉज ऑफ नेचर की वजह से करता है। यानी कुछ अरसे में साइंस ये सारे लॉज ऑफ नेचर मालूम कर लेगी और फिर इंसान का कोई कसूर ही नहीं होगा, सब चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे चल रही होंगी, उसके सारे फैसले उसके इंटरेस्ट में होंगे, सारे फैसले माकूल होंगे, गलती का कोई तसव्वुर ही नहीं होगा, हर चीज हिसाब किताब से होगी, इंसान की जिंदगी मैथ्स का फॉर्मूला बन जाएगी। यानी जिंदगी कितनी डल हो जाएगी। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जिंदगी पे जहां सारे फैसले अकल के बुनियादों पर किए जाएं, मैथमेटिक्स की बुनियादों पर किए जाएं। यानी अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट चॉइस ही नहीं है तो फिर मैं तो जान जान के गलत फैसले करूंगा। यानी अगर आप समझते हैं कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमको पता है कि इंसान क्या चॉइस करेगा, क्योंकि अब फ्री विल का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर एक दिन ऐसा आ भी गया कि साइंस की मदद से इंसान ये जान सके कि उसकी क्या ख्वाहिशात हैं और सारे ख्वाहिशात का एक फॉर्मूला बना दिया जाएगा और सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए किया जा सकेगा, तो यकीन करें इंसान वो ख्वाहिशात करना भी छोड़ देगा, जिंदगी इतनी डल हो जाएगी। यानी इस तरह से तो फिर आप किसी भी इंसान की जिंदगी के 30-40 साल प्रिडिक्ट कर सकेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चॉइस मेक करेगा। मतलब आप हर चीज अकल के पीछे नहीं छुपा सकते। अकल या रीजन इंसानी जिंदगी का एक फैक्टर है, लेकिन सारी इंसानी जिंदगी नहीं है। विल उससे बड़ी चीज है। इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, इनकी वजह से इंसान बहुत दफा ऐसे फैसले करता है जो उसके एडवांटेज में नहीं होते, अपनी जान को रिस्क में डालता है। शायद ऐसा वक्त आ जाए कि इंसान सारे फैसले अकल इस्तेमाल करके करने लग जाए और मैथ्स के हिसाब से करने लग जाए। मैं फिर भी स्टूपिड फैसले करूंगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं गलत फैसले कर सकूं। तो ये मैंने आपको नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, जो डॉस्टोयेव्स्की का अजीम तरीन नॉवेल है, छोटा सा नॉवेल है, उसके मैंने आपको पहले 9 चैप्टर्स का एक समरी सी उसकी ट्रांसलेशन एक तरीके से मैंने आपको पेश करी। देखिए, डॉस्टोयेव्स्की जो है वो साइकोलॉजी में डील करता है, उसका सब्जेक्ट ही साइकोलॉजी है। वो कभी किसी क्रिमिनल की साइकोलॉजी खोल के आपके सामने रखता है, कभी किसी कातिल की, कभी किसी मर्डरर की, कभी किसी रेपिस्ट की। उनका दिमाग ऐसे खोल के आपके सामने रख देता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये खोल के आपके सामने रख देता है। तो मैंने आपको 9 चैप्टर्स बताए नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड के। आगे के जो चैप्टर्स 21 चैप्टर है, मैं उनकी समरी आपको बता देता हूं। तो बेसिकली ये इसी तरह से 8-10 चैप्टर्स तक इसी तरह से बोलता रहेगा कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उसके बाद क्या करेगा, जो पार्ट 2 है, बुक में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 10 चैप्टर है, पार्ट 2 में 11 चैप्टर है। बस पार्ट 2 में फिर उसको यादें आएंगी अपनी गलतियों की, फिर वो अपने दोस्तों में कहीं उसको मिल जाएंगे, उनमें घुसने की कोशिश करेगा। वो 3 दोस्त होंगे, वो इसको हटाने की कोशिश करेंगे। वो आगे निकल गए, बड़े लोग बन गए, अमीर लोग बन गए, जिंदगी में तरक्की कर ली उन लोगों ने। ये फालतू में अपने आप को इनवाइट कर लेगा उनकी बर्थडे में, वो इसको बहुत ज्यादा कॉर्नर करेंगे, ऑस्ट्रेसाइज करेंगे, ये गलतियां भी करेगा, बहुत ज्यादा शराब पी लेगा उस दिन और उल्टी सीधी बकवास करेगा, दोस्तों से लड़ाई हो जाएगी, दोस्त इसको मार के निकाल देंगे कि यार एक तो तुम्हें बुलाया नहीं था, खुद ही तुम घुस गए, फिर तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है खाने के, फिर वो खैर लड़ाई वड़ाई होगी, उसको निकाल देंगे ये लोग। ये पूरे रस्ते सोचता हुआ आएगा कि मैं ये बदला लूंगा, मैं वो बदला लूंगा। ये एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, वो प्रोस्टिट्यूट इसको अच्छी लगेगी और ये कि पता नहीं उसके साथ ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, उसकी पूरी स्टोरी सुनेगा और बोलेगा नहीं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। वो इससे बड़ी इंप्रेस हो जाएगी कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। वो अगले दिन इसके घर आ जाएगी कि चलो भाई मेरी मदद करो, और फिर उसको वो जलील करके निकालेगा कि भाई कौन सी मदद करो, वो तो उस दिन मैं ऐसे गुस्से में था, दोस्तों ने तंग किया हुआ था, इसलिए मैं जरा तुम्हें टीचिंग्स करके बड़ा खुश हो रहा था कि जैसे मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं और तुम्हें घटिया प्रोस्टिट्यूट हो। उस दिन मेरे अंदर तुम्हें जो मैंने लेक्चर दिया था अच्छाई का, वो सिर्फ अपने आप को एक अच्छा फील करने के लिए दिया था। जाओ वहीं जाओ जहां से आई हो। वो बेचारी उसकी हालत, जो बेचारी पहले वो किसी मैडम के पास से आई थी, वहां पर बेचारी 1 साल से थी शायद, उनसे भी लड़के आ गई, तो उसने कहा यार तुमने तो मुझे मरवा ही दिया, मैं ना उधर जा सकती हूं, अब मैं किधर जाऊं। वो कहता है भाई मुझे नहीं पता, जिधर जाना है जाओ।
वो तो उस दिन मैं बस ऐसे ही अपने आप को खुश करने के लिए तुम्हें लेक्चर दे रहा था। तो यहाँ पे ये नॉवेल यानी खत्म हो जाता है। नॉवेल कहेंगे या भाई शॉर्ट, एक होती शॉर्ट स्टोरी, एक होता नॉवेल, ये उनके बीच का है, यानी 100 पेजेस का है, तो इसको नोवेला कहेंगे शायद। देखिए, डॉस्टोयेव्स्की से पहले इस तरह के साइकोलॉजिकल नॉवेल्स नहीं लिखे जाते थे। जिस तरह से ये अपने कैरेक्टर्स की साइकी में क्या चल रहा है, कौन कौन से कोनों तक जाता है दिमाग के अंदर, ये चीजें इससे पहले नहीं होती थी। डॉस्टोयेव्स्की ने पूरी दुनिया के लिटरेचर पर असर डाला। बहुत बड़े बड़े राइटर्स आए इसके बाद जो इसको फॉलो करते थे। अच्छा, डॉस्टोयेव्स्की जो था, इसकी एक खास बात यह है कि ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उस वक्त तक रशिया में जितने भी राइटर्स आए थे ना, वो एरिस्टोक्रेट्स थे। देखिए, यानी 15वीं सदी तक दुनिया में सिर्फ 2 क्लासेस होती थी। एक अपर क्लास यानी एरिस्टोक्रेट्स जिनके पास लैंड होता था, और एक लोअर क्लास जो पेजेंट्स होते थे, जो गुलाम होते थे। 15वीं सदी से पहले मिडिल क्लास का कोई तस्वुर नहीं था। मिडिल क्लास कुछ नहीं होती थी। ये जो बोर्जवाजी कहलाते हैं, बोर्जवाजी, ये नहीं होते थे। और 15वीं सदी से लेके इनकिलाबे फ्रांस तक एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास में बस जंग हुई है। कुछ भी नहीं हुआ दुनिया में और कुछ, सिर्फ मिडिल क्लास में और एरिस्टोक्रेट्स में जंग हुई है। क्योंकि ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ये जो लैंड ओनर्स थे, ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई शख्स बगैर लैंड के भी अमीर हो सकता है। यानी कि भाई, आप मेरे बराबर में क्यों बैठे हैं? आपके पास कितना लैंड है? बोला मेरे पास लैंड नहीं है, तो फिर आप यहां क्यों बैठे हैं? बोला भाई, मैं आपको आपके लैंड समेत खरीद सकता हूं। क्यों, आप क्या करते हैं? बोला भाई, मैं ट्रेडिंग करता हूं। क्या मतलब ट्रेडिंग? सस्ता खरीद के महंगा बेचता। आप काम करते हैं? काम करने वाले लोग हमारे बराबर में बैठे हैं। बोला बराबर में बैठा हूं, मैं खरीद सकता हूं आपको। तो ये जो ये पूरी दुनिया में हुआ था, पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां नहीं हो। इंग्लैंड में ये ट्रांजिशन आसानी से हो गया। वहां पर लैंडलॉर्ड्स ने, ये जो बोर्जवाजीज थे, इनको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार, ये भी एक फोर्स है भाई। और इंग्लैंड ने तो ट्रेडिंग शुरू ही इंग्लैंड ने की है। तो इंग्लैंड में फ्रांस वालों ने, फ्रांस का जो लैंडलॉर्ड था उसने एक्सेप्ट नहीं किया इन बोर्जवाजीज को। तो फ्रांस में फिर इनकलाब आया। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसको बोर्जवाजी रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो बोर्जवाजी रेवोल्यूशन है, जिसके बाद यूरोप वाले ये समझते हैं कि उन्होंने एक जैकपॉट हिट कर दिया है। और ये बात सही भी है। उससे पहले ट्रांजिशन ऑफ पावर जब भी होती थी, खून खराबा होता था, बहुत लोग मारे जाते थे। ये जो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसी तरह रशिया में भी बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही थी कि लोग, क्योंकि रशिया में तो सिचुएशन बहुत ही खराब थी। 20% एरिस्टोक्रेट्स थे, 80% सर्फ्स थे। सर्फ्स बिल्कुल गुलाम होते थे। तो यहां पर भी मिडिल क्लास, बोर्जवाजी तबके, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और ये भी इंजीनियर था डॉस्टोयेव्स्की, तो इंजीनियर्स, और ये जो एक नया तबका मिडिल क्लास डेवलप होना शुरू हुई, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा काम चाहते थे। ये भी चाहते थे कि हमारा भी जो एक बादशाह और गुलाम में फर्क है वो टूटे और मिडिल क्लास तैयार हो। तो उस सिलसिले में डॉस्टोयेव्स्की साहब भी स्ट्रगल करते थे को फ्रेंच यूटोपियन किस्म की ग्रुप्स इन्होंने ज्वाइन किए हुए थे। तो ये पकड़े गए 4 साल, फिर इनको साइबेरिया में बहुत ही हार्डन्ड किस्म के क्रिमिनल्स के साथ साइबेरिया के जेलों में इनको 4 साल गुजारने पड़े। उसके बाद 4 साल इनको फौज में गुजारने पड़े। तो ये 8-10 साल के बाद वापस आए। और ये कि इसको एपिलिप्सी का भी मसला था, मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। ये जो नॉवेल है ना, इस नॉवेल ने लोगों का जो परसेप्शन है ना लिटरेचर की तरफ, उसको बहुत बहुत हद तक चेंज किया। ये बड़ा, यानी ये जो हमने नॉवेल अभी डिस्कस किया, नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, कैसा घटिया आदमी है, क्या अजीब सा किरदार है। यानी ये अपने, यानी एक तो बुराइयां कर रहा है और फिर कह रहा है मेरी नेचर ही ऐसी है। फिर ये डॉस्टोयेव्स्की जब वापस आया, जब इसने ये बुक्स वगैरह लिखी, फिर इसकी बीवी मर गई, फिर एक भाई के साथ पब्लिशिंग हाउस खोला, वहां पर भाई मर गया, फिर उसका पब्लिशिंग हाउस बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद बहुत डेट चढ़ गया इस पे। फिर एक इसने छोटी सी लड़की से शादी करी, एना से। वो बहुत उस लड़की ने इसका बहुत साथ दिया, सारी किताबें उसकी पब्लिश करवाई,
इसकी इसकी लेगेसी को संभाल के रखा। फिर इसका बेटा मर गया अलियोशा, तो ये भी मेरे ख्याल है 55-60 साल की उम्र में मर गया। लेकिन इसकी जो छोटी बीवी थी है ना, जो स्वीडिश लड़की थी, उसने बहुत इसको सपोर्ट किया और इसके काम को आगे प्रमोट किया। इस नॉवेल में इसने कार्ल मार्क्स पर भी जो यानी बहुत अच्छी डिक्स करे हैं कि यार आप लोग समझते हो कि आपने हिस्ट्री को समझ लिया है और सारे नतीजे निकाल लिए हैं, और जो आप लोगों से एग्री नहीं करता वो पागल है। तो बहुत ही जबरदस्त नॉवेल है, यानी 100 पेजेस का है। आप मेरा ख्याल है 3-4 घंटे में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कि बहुत सादा जबान में है, लेकिन शाहकार नॉवेल है। मेरा ख्याल है मेरे टॉप 10 नॉवेल्स में आता है। मैं 3-4 दफा पढ़ चुका हूँ, जब भी पढ़ता हूँ मजा आता है। तो आप भी ये नॉवेल पढ़िए, और अगर आपको कोई इसमें कमेंट है, कोई सवाल है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।